हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनिंग कश ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग करने वाले हैं हिस्ट्री चैप्टर। सेकंड चैप्टर का नाम है किंग्स, फार्मर एंड टाउन्स। इस चैप्टर के हाफ क्लासेस हम कवर कर चुके हैं, बाकी जो बचे हुए टॉपिक है वहाँ पे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे चेंजिंग द कंट्री साइड। तो हम लोगों ने पीछे लास्ट क्लास में पढ़ा था जो इंस्क्रिप्शन है, किस तरह से जो हिस्टोरियंस की बड़ी हेल्प की कि उस टाइम के रूलर्स के बारे में, उस टाइम के डायनेसिटी के बारे में, कि रूलर कैसे काम करते थे, कि अपने मैसेजेस जनता तक पहुंचाते थे इंस्क्रिप्शन के थ्रू। लेकिन आपको पता है कि जो इंस्क्रिप्शन में होते, जो आम लोग होते हैं, जो ऑर्डिनरी पीपल होते हैं, उनके लाइफ क्या होते, वो कैसा सोचते थे, वो कैसा महसूस करते थे, इन सब की इंफॉर्मेशन जो इंस्क्रिप्शन में नहीं मिलती है। तो बहुत हमारे जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने जानने की कोशिश की कि आखिर जो ऑर्डिनरी लोग थे वो राजा के बारे में कैसा सोचते थे, उनका लाइफस्टाइल कैसा था, वो कैसे ज़िंदगी जीते थे। तो यहाँ पे हम उनकी बात करेंगे। तो उसके बारे में बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाए, लेकिन बहुत सारी ओरल स्टोरीज है जिन्हें जातक या ग्रंथ कथा कहते हैं। तो इनमें उन स्टोरीज के माध्यम से हमारे जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने जानने की कोशिश की कि आखिर राजा के बारे में आम रूल जो लोग थे वो क्या सोचते थे। उसमें से एक स्टोरी है गंतविंतु जातक स्टोरी, जिसमें बताया गया है कि जो अगर राजा विक्ड होता था, अगर अच्छा नहीं होता था, तो आम जनता कितना ज़्यादा उनसे तकलीफ में रहती थी, कितने परेशान रहते थे। वहाँ के जो भी ओल्ड वुमेन हो गए, मेन हो गए, विलेजर्स बॉय हो गए, इवन एनिमल्स, वो भी तकलीफ में रहते थे अगर राजा अच्छा नहीं होता था। एक बार राजा क्या होते थे, अपना वेश बदल कर रात में जाते थे लोगों के बीच में, ताकि लोगों का जनता के प्रति क्या मतलब उनके व्यूज़ है। तो देखा कि बहुत से लोगों ने क्या करा, उन राजा को बहुत ही बुरा भला कहा। उन्होंने कहा कि रात को हमें रॉबर्स लूटते हैं, दिन में जो टैक्स रेवेन्यू कलेक्टर है वो उनको लूटते हैं। वो कितने दुखी परेशान थे। राजा अपनी तिजोरियां भरने के लिए बहुत ज़्यादा हाई टैक्स उन पर लगाते थे और इसीलिए बहुत सारे लोग उन टैक्स को नहीं पे कर पाते थे। तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता था। और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अपने गाँव को छोड़कर, विलेजेस को छोड़कर जंगलों या फॉरेस्ट में जाकर बस जाते थे, क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन है ही नहीं। उसके बाद इसीलिए बहुत सारे जो भी फार्मर्स हैं उन्होंने अपनी इनकम को बढ़ाने की सोची, प्रोडक्शन को बढ़ाने की सोची, ताकि राजा की जो हाई टैक्स डिमांड है उसको फुलफिल कर सके और ताकि उन्हें गांव छोड़कर जंगल भागने की नौबत नहीं आए। तो पहले जो स्टोरी थी कि हमने दिखाया कि किस तरह से ये जो पहले जो स्टोरीज थी वो ओरल थी, बाद में उसको स्क्रिप्ट किया गया, लिखा गया और इन्हीं स्टोरीज के माध्यम से राजा ने राजाओं के बारे में जनता क्या सोचती थी हमारे हिस्टोरियन से पता लगाने की कोशिश की। सेकेंड टॉपिक हमने बताया कि स्ट्रेटजी की, किस तरह से वो नहीं चाहते थे बहुत लोग कि यहाँ से अपने गांव छोड़कर, फैमिली को छोड़कर वो जंगल में जाके बसे, क्योंकि जंगलों का लाइफ भी बहुत ही हार्ड होता था। तो इसके लिए उन्होंने डिसाइड किया किस तरह से हम अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करें, ताकि राजा की जो हाई टैक्स डिमांड है, यानी इतना ज़्यादा डिमांड करते हैं टैक्स की, उसको फुलफिल कर सके। तो इसके लिए उन्होंने नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप किया, जिसमें जो प्लॉ है वो इसी टाइप के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है। इन्होंने क्या करा, जैसे हिंदी में बोलते हैं कि हल का इस्तेमाल करना उन्होंने सीखा। आपको पता होगा जो पैडी, जिसे धान बोलते हैं, उनकी एग्रीकल्चर करने में, उसको कल्टीवेट करने में बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। तो ये बेसिकली स्टार्टिंग में उन्हीं एरिया में प्रोडक्शन कर पाए जहाँ पे अच्छी क्वांटिटी में पानी थी, जैसे कावेरी या गंगा वैलीज हो गई जहाँ पे पानी अबेंडेंस था। उसके बाद उन्होंने जो प्लॉ की हेल्प से खुदाई करके उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन किया, पानी वहाँ पे अबेंडेंस था, तो पानी की कोई दिक्कत नहीं थी। तो इस एरिया में जो प्रोडक्शन है काफ़ी इंक्रीज़ हुआ। वहाँ के रहने वाले जो किसान थे उनकी प्रोडक्शन, इनकम दोनों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ी। पर आपको पता है कि सब कॉन्टिनेंट में हर जगह इक्वली पानी अवेलेबल हो ऐसा नहीं था। बहुत सारे ऐसे एरियाज भी थे जो सेमी एरिड एरिया थे, जैसे कि राजस्थान हो गए, पंजाब हो गए, वहाँ पे इतना वाटर नहीं था। तो उन लोगों में जो ये वहाँ पे जो है ये इस तरह की एग्रीकल्चर 20th सेंचुरी के अराउंड वहाँ पे स्टार्ट हुई। 6th सेंचुरी के आसपास केवल कावेरी और जो गंगा वैली थी वहीं पर पैडी की बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन किया गया। दूसरा, उन्होंने टेक्निक डेवलप किया प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, इरिगेशन। हम सभी जानते हैं कि जो इरिगेशन के बिना कोई भी खेती नहीं हो सकती। तो इसीलिए वहाँ पे बहुत सारे जो लोग थे उन्होंने अलग डिफरेंट टाइप के सोर्सेज डेवलप किए इरिगेशन के लिए, जैसे कि वेल्स हो गए, तालाब हो गए, रिजर्वायर हो गए, कैनाल सिस्टम हो गया, ताकि उनको रेगुलर पानी का सप्लाई मिलता रहे और वो अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सके। तो कुछ जो गरीब लोग थे उनके लिए, जो राजा होते थे, जो अमीर लोग होते थे, वो इस तरह के इरिगेशन सिस्टम को डेवलप करते थे। हमने देखा भी है बहुत सारे जो इंस्क्रिप्शन है उसमें बहुत सारे राजाओं ने जो काम किया किसानों के लिए, उनके बारे में, उनकी अचीवमेंट्स के बारे में वहाँ पे बताया। तो ऐसे एग्जाम्पल आपने देखा होगा सुदर्शन लेक इन गुजरात। कहते हैं कि ओरिजिनली जो है इस लेक को
मौर्य एम्पायर के जो वहाँ पे लोकल गवर्नर थे उनके द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया था। लेकिन बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे स्ट्रॉम आया था, बहुत ही ज़्यादा तूफान आने के कारण उसका जो वो टूट गया था वो लेक। तो उसके बाद उस टाइम के जो रूलर थे, शक रूलर रुद्रदमन, उसने इसको बनवाया था दोबारा से। उसके बाद 5th सेंचुरी के अराउंड फिर से उसमें रिपेयरिंग जो है वो गुप्त रूलर ने करवाया था। और ये सारे जो इन्फॉर्मेशन है किसने बनवाया, किसने इसमें रिपेयरिंग करवाया। और कहते हैं कि उस टाइम पे जो शक रूलर था, इस रूलर ने मतलब कोई भी पैसा आम लोगों से कलेक्ट नहीं किया, अपने पूरे पैसों से इसको रिपेयरिंग करवाया, इसको ठीक ठाक करवाया। तो ये सारे जो इंस्क्रिप्शन के अंदर वो सारे अपनी अचीवमेंट की, कैसे उन्होंने जनता के लिए काम किया, कैसे उन्होंने इरिगेशन के लिए डोनेट किया, उनकी हेल्प करी ताकि वहाँ पे प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके और जो वहाँ के आम लोग हैं उनको इसका एडवांटेज मिल सके। तो थर्ड है यहाँ पे डिफरेंट रूलर सोसाइटी। हम सभी जानते हैं, देखो कोई भी टाइम था, चाहे वो हड़प्पा सिविलाइजेशन था, चाहे आज का टाइम है या किसी भी टाइम में, कि सोशली और इकोनॉमिकली सभी लोग एक जैसे नहीं होते। कुछ लोग बहुत अमीर होते, कुछ लोग गरीब होते, कुछ लोग मिडिल क्लासेस लोग होते। तो वहाँ पे भी ये सिस्टम था। तो ये जो है उस टाइम के जो पाली टेक्स्ट बुक होती थी उनमें बहुत कुछ लिखा गया है कि किस तरह से लैंडलेस लेबर होते थे, पीजेंट जो होते थे, बहुत सारे ऐसे पीजेंट थे जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं थी, कुछ पीजेंट थे जिनके पास छोटे छोटे लैंड थे, कुछ बड़े बड़े लैंड ओनर थे जिन्हें सामंत कहा गया था। तो वहाँ पे पाली संस्कृत टेक्स्ट में एक वर्ड इस्तेमाल किया, गृहपति। तो आज समझते हैं कि गृहपति का मतलब क्या होता है। इस गृहपति का मतलब होता है बेसिकली कि एक भूमि का यानी घर का एक ओनर, जिस घर में रहने वाले जितने भी लोग होंगे, चाहे वो फीमेल होंगे, बच्चे होंगे, उनके सर्वेंट्स होंगे, उन सभी पे क्या होता था, उस मास्टर का, गृहपति का कंट्रोल होता था। उस घर में रहने वाले जो लैंड हो गए, जो भी थिंग्स हो गए, उन सब पे भी उसका ओनरशिप होता था। और कभी कभी जो भी शहरों में लोग होते थे, जो एलिट्स ग्रुप होते थे या अमीर लोग होते थे, मर्चेंट, उनके लिए भी गृहपति वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। तो ये देखा गया है किस तरह सोसाइटी के अंदर जो है डिफरेंसेस थी, क्योंकि एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन बढ़ी, इनकम बढ़ी लोगों की, पर सभी जगह पे, सभी एरिया में और सभी ग्रुप में एक जैसी इनकम नहीं बढ़ी। कुछ एरिया जो कि जिनके पास पानी अच्छा खासा था, उस एरिया में रहने वाले किसानों की इनकम बढ़ी। दूसरा, जो अमीर किसान थे वही लोग ज़्यादा इनका एडवांटेज ले पाए। गरीब किसानों को किसी भी टेक्नोलॉजी का, किसी भी नए चीज़ का इस्तेमाल करने पे उनको डेवलपमेंट नहीं हुई। तो बेसिकली दिखा रखा है किस तरह से रीजनल और पर्सनल इनइक्वालिटी सोसाइटी के अंदर बने हुए थे उस टाइम में भी। उसके बाद हम बात करें कि लैंड ग्रांट्स, यानी कि हिस्टोरियंस को बहुत सारे ऐसे एविडेंस मिले हैं, सबूत मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि उस टाइम पे जो लैंड ग्रांट था वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया था। तो ये लैंड ग्रांट्स था क्या, होता क्या था उस टाइम पे, बहुत सारे अमीर लोग या बेसिकली राजा क्या करते थे, लोगों को दान देते थे, क्या लैंड देते थे, यानी कि जमीन, जिसे भूदान बोलते, भूमि को दान के रूप में लोगों को देना। बेसिकली उन लोगों को देते थे जैसे कि ब्राह्मण्स हो गए या रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हो गए, उन लोगों को ये दान देते थे ताकि वो लोग इस पे काम कर सके। और ऐसे उन्हें रिमेन्स मिले, ज़्यादातर कुछ तो स्टोन्स पे इंस्क्रिप्शन भी में भी लिखे, लेकिन ज़्यादातर जो लोगों को मिले कॉपर के प्लेट्स मिले। कहते हैं हिस्टोरियंस कि ये बेसिकली उन लोगों के हैं जिनको दान में मिलता था, उन्होंने अपने रिकॉर्ड रखने के लिए इस तरह की चीज़ें मेंटेन किया हुआ था। साथ ही साथ उन्होंने देखा कि जो भी ये जो दान का सिस्टम है काफ़ी ज़्यादा उस टाइम पे पॉपुलर हो गया था। उसके बारे में भी अलग अलग लोगों के अपने अपने अलग अलग व्यूज़ हैं। कुछ लोगों ने कहा कि ये जो राजा ने जो लैंड का डोनेट करने का जो सिस्टम स्टार्ट किया था, क्योंकि बहुत सारे राजा थे, वो चाहते थे कि ऐसे एरियाज़ में जहाँ पे एग्रीकल्चर डेवलप नहीं हुई है वहाँ पे भी एग्रीकल्चर डेवलप हो। तो उस एरिया के लैंड को क्या करते थे कि मतलब जो भी लैंडलेस लेबर होते थे, जो भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हो गए, ब्राह्मण होंगे, उनको दान दे देते थे और उस लैंड पे पूरा उनका कंट्रोल होता था, ओनरशिप होता था। जितनी भी इनकम होगी उस एरिया के लैंड पे उसको लेने का, वसूल करने का अधिकार होगा। तो अपने लैंड के रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए करते थे। कुछ लोगों ने कहा कि ये राजा लोग बेसिकली करते क्या थे कि एक ऐसा टाइम आया था जो सामंत होते थे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए थे और राजा कमज़ोर हो गए थे। तो अपने नए नए फॉलोअर्स को बढ़ाने के लिए उसने बहुत सारे लैंड डोनेट किए। कुछ लोगों का मानना था कि राजा झूठा आडंबर दिखाते थे कि वो बहुत अच्छे इंसान है और वो जो भी लैंडलेस पीजेंट होते थे उनको इस तरह से फ्री में लैंड देकर वो अपनी जेनरसिटी, अपना अच्छाई दिखाने का नाटक करते थे। तो इसमें कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाया कि आखिर उनका मोटिव क्या था, लेकिन इस तरह के जो डोनेशंस है लैंड को बहुत ज़्यादा पॉपुलर एक टाइम पे चला था। तो ये हमने पढ़ा बेसिकली किस तरह से सोसाइटी के अंदर अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीज़ें देखने को मिले। उसके बाद हम बात करेंगे टाउन्स एंड ट्रेड की। तो हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि 6th सेंचुरी के आसपास बहुत सारे नए नए जो टाउन्स हैं वो एमर्ज हुए थे पूरे सब कॉन्टिनेंट में, अलग अलग एरियाज़ में। तो यहाँ पे हम वही बात करेंगे कि ड्यूरिंग द 16th सेंचुरी जो न्यू सिटीज़ है सब कॉन्टिनेंट में बहुत ज़्यादा एमर्ज हुए थे।
और ये जितने भी मतलब सिटीज़ थे बेसिकली ज़्यादातर उस टाइम पे जो भी महाजनपद थे उनके वो कैपिटल होते थे। हमने स्टार्टिंग में भी देखा था जैसे पाटलिपुत्र किसका कैपिटल था, मगध का। काफ़ी पाटलिपुत्र काफ़ी स्ट्रांग था, काफ़ी डेवलप था, हमने सारी रीज़न पढ़ चुके हैं। तो उसी तरह से जितने भी उस टाइम पे कैपिटल थे वो ज़्यादातर किसी न किसी महाजनपद के कैपिटल थे और ये बेसिकली जो कम्युनिकेशन रूट्स होते हैं वहाँ पे सिचुएटेड होते थे। जैसे हमने देखा पाटलिपुत्र जो है नदी के किनारे बसा हुआ था ताकि ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन में उन्हें आसानी हो। तो ज़्यादातर जो सेंटर्स थे वो इसी जगह पे बेसिकली बसे हुए थे। उसके बाद हम बात करें कि अर्बन पॉपुलेशन की, तो जो किंग्स और जो रूलर एलिट्स होते थे वो उस टाइम पे फोर्टिफाइड किले में रहते थे, किलेबंद में रहते थे और साथ ही साथ वो अच्छी लाइफस्टाइल जीते थे। अभी भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा जगह पर जो है एक्सटेंसिव खुदाई नहीं हो पाई है क्योंकि आज भी वहाँ पे बड़ी मात्रा में पॉपुलेशन रहते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे रिमेन्स मिले हैं जिसमें कि प्लेट हो गए, आपके बाउल्स हो गए और कुछ ऐसी चीज़ें मिली है जिसमें काफ़ी पॉलिशिंग फिनिश की हुई सामान है, जिससे पता चलता है कि ये जो चीज़ें हैं वो काफ़ी अमीर लोग इनको यूज़ करते हैं, यानी कि यहाँ पे रहने वाले लोग एक अच्छी लाइफस्टाइल जीते होंगे, अमीर होंगे। उसके साथ साथ आपको पता होगा कि एक मतलब बहुत सारे ऐसे इंस्क्रिप्शन मिले वोटिव इंस्क्रिप्शन, यानी कि यहाँ पे इनको दान में जो भी चीज़ें मिलती होगी तो इसमें होता क्या था, जो भी डोनर होता था डोनर के नाम, उनके ऑक्यूपेशन यानी कि वो गोल्ड स्मिथ थे, ब्लैक स्मिथ थे, रूलर थे, रिलीजियस टीचर्स थे, ये सब उनके ऑक्यूपेशन और नाम इसके इंस्क्रिप्शन के अंदर मिले। तो ये सब खुदाई में सब कॉन्टिनेंट के अलग अलग जगहों से अलग अलग इन्फॉर्मेशन निकल के आई है कि उस टाइम पे कैसे एलीट वर्ग रूलर किलेबंद में रहते थे, अच्छी लाइफस्टाइल जीते थे, अमीर लोग गरीबों को डोनेट भी करते थे और उसमें भी बहुत लोग अपना नाम अपना ऑक्यूपेशन लिखते थे ताकि लोगों को पता हो कि ये डोनेशन किसके द्वारा किए गए हैं। उसके बाद आपने देखा कि नए नए शहर उभरे, नए नए टाउन्स बने। इस टाइम पे जो ट्रेड था वो भी काफ़ी ज़्यादा हद तक बढ़ रहा था क्योंकि आपको पता है कि जो ट्रेड बढ़ने का कारण क्या था, जो नेटवर्क सिस्टम था यानी कि रूट और जो लैंड का नेटवर्क था काफ़ी ज़्यादा फैल गया था, काफ़ी क्रिस क्रॉस नेटवर्क के रूप में फैल गया था और इस रूट के थ्रू बहुत ज़्यादा ट्रेड किया जाते थे। सब कॉन्टिनेंट के साथ साथ सब कॉन्टिनेंट से दूर के भी एरिया में ट्रेड होते थे और इस ट्रेड को राजा बेसिकली क्या करते, इस ट्रेड रूट को कंट्रोल करते थे और इस रूट से ट्रेड करने वाले जो ट्रेडर्स होते थे, मर्चेंट होते थे, राजा क्या करते थे, उनको सेफ्टी सिक्योरिटी प्रोवाइड करते थे, बदले में उनसे पैसा वसूल करते थे। और इस रेट में, इस रूट में जो ट्रेड करने वाले लोग, ट्रेडर्स हो गए, मर्चेंट्स हो गए, जो कुछ पैदल से घुड़सवार हो गए, ये लोग करते थे और कई तरह के जो गुड्स है वो जगह जगह पे एक स्थान से दूसरे स्थान उसको ले जाया जाता था, जिसमें कि आपको पता है स्पाइसेस हो गए, सॉल्ट हो गए, क्लोथ्स हो गए, स्टोन्स हो गए, ऑर्नामेंट्स हो गए और ये जो था काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर, काफ़ी फेमस ट्रेड का एक रूट बन गया था। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे कि हमने देखा किस तरह से जो ट्रेड पे राजाओं का कंट्रोल होता था, राजा की इनकम का एक बहुत अच्छा खासा सोर्स बन गया था। उसके बाद हम बात करते हैं किंग्स एंड क्वाइंस की। देखो जब क्वाइन आ गए तो क्वाइन ने क्या करा, जो एक्सचेंजेस है उसको काफ़ी हद तक ईजी कर दिया है। पहले क्या होता था कि गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंजेस होते थे, लेकिन अब क्वाइन आने के कारण जो एक्सचेंजेस थे बहुत आसान हो गए थे और सबसे पहले क्वाइन जो यूज़ किए गए उसमें सिल्वर का और कॉपर का यूज़ किया गया क्योंकि उस टाइम पे इतने गोल्ड और वगैरह को इस्तेमाल नहीं किया गया। तो आपको याद रखना है कि जो पंच मार्क्ड क्वाइन होते थे वो बेसिकली होता क्या था कि उस पर कुछ लिखे हुए होते थे, राजा के पिक्चर्स बने होते थे, तो उस पिक्चर के द्वारा, उस जो स्क्रिप्ट के द्वारा हमें पता चल पाया कि वो किस टाइम के क्वाइन थे। जैसे कि सबसे पहले इस तरह के जो क्वाइन है वो मौर्य अंपायर ने इशू किए थे और कहते हैं कि हो सकता है कि उस टाइम पे इस तरह के क्वाइन जो भी मर्चेंट होंगे, बैंकर्स होंगे, उन्होंने भी इसको इशू किया हो। तो इस तरह के पंचमार्क क्वाइन से क्या होता था, अगर किसी राजा की उस पर पिक्चर बनी है तो ये पता चल जाता है कि ये बेसिकली क्वाइन जो वो उस सदी से रिलेटेड है, उस टाइम से रिलेटेड है, या स्क्रिप्ट को पढ़ के पता चल जाता था कि ये किस टाइम से रिलेटेड है। तो क्वाइन के बेसिस से भी बहुत कुछ लोगों को पता चला है। उसके बाद जो फर्स्ट गोल्ड क्वाइन आपको याद रखना है किसने इशू किया था, कुषाण रूलर ने इशू किया था। बाद में गोल्ड क्वाइन गुप्त रूलर ने भी इशू किया था, बट वो गोल्ड क्वाइन क्या था, कुषाण के रूलर से ज़्यादा फाइन थे, ज़्यादा अच्छे थे। तो इस तरह से टाइम टू टाइम जो है पहले सिल्वर को और कॉपर को यूज़ किया गया, पंच क्वाइन यूज़ किया गया, फिर गोल्ड के क्वाइन है। टाइम के साथ साथ क्वाइन में भी काफ़ी डेवलपमेंट आए, लेकिन कहते हैं कि 6th सेंचुरी के आसपास जो क्वाइन थे वो धीरे धीरे मिलने कम हो गए थे। तो उसमें भी हिस्टोरियन के अपने अलग अलग कन्फ्लिक्ट है। कुछ लोगों ने कहा हो सकता है कि मे बी जो रोमन एम्पायर हो वो ख़त्म हो गए थे तो मे बी उनका ट्रेड कम हो गया हो और लोग गरीब हो गए हो। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं कि कम हो गए होंगे, हो सकता है कि फिर भी उसके बारे में लिखा जाता होगा। कुछ लोगों ने कहा
कि हो सकता है कि जो स्टोर ना किया हो उसको ज़्यादातर एक्सचेंजेस के लिए यूज़ किया गया हो, पर एक्चुअल में आपको पता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन इतनी ज़्यादा करेक्ट नहीं मिल पाती है, क्योंकि सारे एक तरह से एग्जम्पशन ही होते हैं, बहुत कुछ को कंबाइन करके ढूंढ कर फिर हिस्टोरियन उसको पता लगाने की कोशिश करते हैं। तो एक्चुअल में उस टाइम पे क्या हुआ था ये एक अंदाज़ा ही मात्र रहता है, क्योंकि सही मायने में किसी को इसके बारे में कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं होती। बट ये कह सकते हैं वो कॉइन एक अच्छा एक सोर्स था, एक्सचेंजेस को उसने आसान बनाया। अलग अलग टाइम पे अलग अलग कॉइन्स आए। पहले कौन से कॉइन है, सबसे पहले गोल्ड कॉइन किसने इशू किया, पंच मार्क किसके द्वारा इशू किया गया, ये से एक एक नंबर में आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो इंस्क्रिप्शन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है किसी की भी हिस्ट्री जानने के लिए, वहाँ के रूलर, वहाँ के डायनेसिटी को समझने के लिए। जैसे स्टार्टिंग में आपने देखा था बहुत सारे ऐसे इंस्क्रिप्शन मिले, कॉइन्स मिले, जहाँ पे कुछ मतलब टाइटल्स लिखे हुए थे, जैसे देवनापिये या पियदस्सी, जिसके अंदर लिखा था कि अशोक ना लिखकर इनके लिए टाइटल का यूज़ किया गया था, जैसे देवताओं का प्यारा यानी कि अच्छी मुख वाला। तो कुछ इंस्क्रिप्शन पे देखने को मिले हैं कि अशोक के नाम लिखे हुए थे, कुछ इंस्क्रिप्शन पे उसके जो टाइटल्स थे जो कि उस टाइम पे उसको दिए गए थे, उन सब चीज़ों को मिले हैं। लेकिन आपको पता होगा जो जैसे कि आपको पता होगा कि कलिंग जो वॉर है अशोक के लाइफ में बहुत ही टर्निंग पॉइंट था। उसने हालांकि कलिंग जो प्रेजेंट में उड़ीसा है उसको जीत लिया था, लेकिन जीतने के बाद उसको बहुत रिग्रेट हुआ, बहुत पश्चाताप हुआ, और कहते हैं उसके बाद उसने नॉन वायलेंस को, अहिंसा को इस्तेमाल अडॉप्ट कर लिया था। और जो बौद्ध धर्म है उसको उसने बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंड करने के लिए बहुत काम भी किया उसने। लेकिन कहीं भी उड़ीसा में भी बहुत सारे कॉइन्स मिले हैं, इंस्क्रिप्शन मिले हैं, पर कहीं पे भी ऐसी कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं मिले जिससे पता चले कि सच में जो अशोक था उसको कलिंग वॉर का कोई रिग्रेट था। इस तरह की कोई इंस्क्रिप्शन अभी तक मिली नहीं है, बट ऐसा हमने स्टोरीज में पढ़ा था कि उसको रिग्रेट हुआ था। तो यानी कि किस तरह से जो इंस्क्रिप्शन है हमें रूलर के हर लाइफ के बारे में, उनके वॉर के बारे में, उनके डायनेस्टी के बारे में, उनके अचीवमेंट्स के बारे में बहुत कुछ बताता है। बट इंस्क्रिप्शन की भी अपनी कुछ लिमिटेशन है, अपनी कुछ सीमा है। सभी चीज़ें हमें इंस्क्रिप्शन से नहीं मिल सकती, क्योंकि जो इंस्क्रिप्शंस है बेसिकली किसके द्वारा लिखे जाते हैं मैसेजेस, जो रूलर्स के द्वारा, अमीर लोगों के द्वारा। ठीक है, गरीब लोग कैसा लाइफ जीते थे, उनका लाइफस्टाइल क्या था, वो कैसा सोचते थे, वो कैसे लाइफ जीते थे, उनकी क्या प्रॉब्लम थी, ये सारे जो मैसेजेस हैं, वो सारे जो इन्फॉर्मेशन है वो हिस्टोरियंस को अभी तक पता नहीं लग पाए हैं। दूसरा, आपको पता है कि समय के साथ साथ कुछ चीज़ें क्या होती है, धीरे धीरे मिस हो जाता है। जैसे कि बहुत सारे वर्ड लिखे, उसमें से एक दो वर्ड मिस हो गए, तो जिसके कारण इंस्क्रिप्शन को ठीक से उसकी मीनिंग नहीं निकल पाया और उसके मतलब ही कुछ नहीं रहता। उसके बाद बहुत सारे इंस्क्रिप्शन है, बहुत सारे ऐसे लिपि है जिनको अभी तक ठीक से नहीं पढ़ा गया है। हालांकि उसका काम अभी भी चल रहा है, ताकि उसकी जो भी उस टाइम के जो स्क्रिप्ट थे, जो भी लिपि थी, उसको पढ़ा जा सके, ताकि उस टाइम के जो इंस्क्रिप्शन है उसको पढ़कर समझा जा सके कि आखिर राजा क्या लिखना चाहता था, क्या मैसेजेस देना चाहते थे। तो इसकी अपनी एक लिमिटेशन के कारण भी बहुत सारे सही इन्फॉर्मेशन अभी तक हिस्टोरियंस को नहीं मिल पाया। तो कुछ इन्फॉर्मेशन मिल भी पाए इनके मेथड से, और कुछ अपनी लिमिटेशन के कारण ये प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देने में इतनी ज़्यादा एबल नहीं रही। तो यहाँ पे हमारे जो टॉपिक है, चैप्टर एक्स पूरा कंप्लीट होता है। आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट में क्या क्या याद रखना है, इंस्क्रिप्शन की क्या अपनी लिमिटेशन, इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद कॉइन पे जो अशोका के जो टाइटल्स मिले हैं, जैसे देवनापिये या पियदस्सी, उसका मतलब क्या होता है। उसके बाद आपको यहाँ पे छोटे छोटे टॉपिक है, किस तरह से सोसाइटी में चेंजेस आए, एग्रीकल्चर को डेवलपमेंट के लिए काम किया गया, ट्रेड, टाउन, क्योंकि पूरा हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ लिया था। यही एक ऐसा टाइम था जहाँ पे जो एग्रीकल्चर में काफ़ी डेवलपमेंट आई थी, जगह जगह पे अलग अलग टाउन्स डेवलप हुए थे, राजा रजवाड़े काफ़ी डेवलप हुए थे। ठीक है, उसके बाद इंस्क्रिप्शन और कॉइन को बेस कर बनाकर किस तरह से हिस्टोरियन ने इस तरह के जो रूलर्स और डायनेस्टी के बारे में समझने की कोशिश की थी। तो ये सारे ही टॉपिक हमारे कवर हो चुके। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप लोग मुझे कमेंट कीजिए। और बाकी मैंने पहले बता रखा है, अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए आप लोग विनिंग क्वेस्ट ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे हर चैप्टर वाइज आपको सारे नोट्स इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। थैंक यू।